एक के ऊपर एक 8-10 टाइल्स की एक बंच रखी हुई है। एक अच्छा जो कराटे प्लेयर है, एक्सपर्ट है, वो आता है एक झटके में वो सारी टाइलों को तोड़ देता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग हाइव। तो आज हम देखने जा रहे हैं अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी को साइंस से, फिजिक्स से जोड़ने की बात। यस, वी आर डिस्कसिंग कंटिन्यूटी में हमारा जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, इसमें फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम सबकी हमने डिस्कशन की अपने पिछले वीडियोस में। अभी देखने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, राइट। तो लॉज ऑफ मोशन में जाने के पहले एक चीज क्लियर, इनर्शिया वाली बात को क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। ठीक है, मतलब अगर चेंज चाहिए तो आपको एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल और अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब वो चेंज कुछ भी हो। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स अप्लाइड की पूरी लिस्ट हमने देखी है। कोई भी ऐसी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन करना हो तो आपको एक्सटर्नल और अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गैलीलियो साहब ने इस चीज को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। एक बड़ी सिंपल सी सेल्फ मेड एक डिवाइस से, एक सेटअप से उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि any object cannot change its state of motion by itself unless and until force is applied. ये सिंपल सेटअप, इसकी पूरी हमने नहीं चाहिए, केवल मेंशन करना है गैलीलियो साहब का नाम कि हाँ, इन्होंने सबसे पहले इस चीज को बताया था, एक्सप्लेन करके दिखाया था। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम पे, उस ऑब्जेक्ट की, या तो वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, उस पे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं ला सकता है खुद से। फर्दर सेवरल जनरेशन या सेवरल ईयर्स के बाद आइजैक न्यूटन साहब आए, जिन्होंने इस चीज को प्रॉपरली एकदम एक लॉ के तौर पे एक्सप्लेन करके सबको दिया, जो प्रैक्टिकल अप्रोचेबल है, जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज है उसको एक्सप्लेन करता है, कहां पे फोर्स की नीड है उस चीज को बताता है। सो आइजैक न्यूटन, लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड इन्होंने 3 लॉज दिए, जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। 3 लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि न्यूटन साहब ने दिया 3 लॉ रिलेटेड टू दैट वन। सो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात हो रही है। यहां क्या है, स्टेटमेंट देखेंगे और रिकॉल करेंगे कि क्या ऐसी चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं। यस, रिकॉल करने की बात होगी। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, याद आ रहा है धीरे धीरे, or any object in motion continues to be in uniform motion along a straight line। अरे ये तो हमने वही कर दिया, इनर्शिया की डेफिनेशन वाली चीज। यस, बात वहीं से आगे बढ़ेगी, अभी पूरी स्टेटमेंट नहीं हुई है। स्टेटमेंट की वर्ड्स को सारी कोई भी मिस नहीं करना है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपने पूरी बगैर किसी वर्ड को मिस किए हुए आपको ये चीज लिखना है। अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, दिस इज द इंपॉर्टेंस। एक्सटर्नल फोर्स की एप्लीकेशन के बगैर, अनलेस, दिस इज द कॉज जो चेंज करेगा, जो चेंज लाएगा। अगर नहीं लगा तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहेगा, या कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, ध्यान रखने वाली बात है मोशन में, तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकता वो खुद से। ये तब तक रहेगा मेंटेन ये स्टेटस जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगकर उसकी उस स्टेटस को चेंज ना कर दे। यस, ये बात हो रही है इनर्शिया, उसी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ा रहे एक लॉ के तौर पे, और एक्सटर्नल फोर्स की इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। सो दिस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। रीजन क्लियर है क्यों नाम आया, उसी चीज को फॉलो अप करना। तो शुरू करने के पहले बताया कि हमारी डेली एक्टिविटी को ये एक्सप्लेन कर रहा है, रिलेट करके बता रहा है, साइंस को एक्टिविटी से रिलेट कर रहा है। कहां पे आएगी एप्लीकेशंस, या आप कह सकते हो एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लंबी चौड़ी लिस्ट है लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। क्या होगा, ऑल द एग्जाम्पल्स डिस्कस्ड एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया। जो हमने वहां पर देखे वो सारे इसमें एप्लीकेबल होंगे। ऑल द एग्जांपल्स डिस्कस्ड एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया। चाहे वो चलती हुई मेट्रो अचानक रुक जाए, पैसेंजर को क्या होगा, या रुकी हुई मेट्रो अचानक चलना स्टार्ट कर दे, पैसेंजर को क्या होगा, या किसी ट्री को आपने विगोरसली शेक किया, उसके लीव्स और फ्रूट्स को क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल दोज एग्जांपल्स, वो सारी चीज इसलिए हुई क्योंकि उस पर कोई एक्सटर्नल उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगा। जिस पे फोर्स लगा उसने तो अपनी स्टेटस चेंज कर दी, लेकिन जिस पे नहीं लगा वो अपनी मेंटेन करना चाहा। दैट इज फर्स्ट लॉ, राइट। सो आफ्टर फर्स्ट लॉ ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट राइज करती है कि हाउ मच फोर्स, कितना चाहिए आपको चेंज लाना है स्टेट ऑफ मोशन में, तो कितनी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यस, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन साहब ने दिया, ये उस फोर्स की कैलकुलेशन के लिए एक तरीका उन्होंने दिया, एक लॉ के रूप में एक हमें फॉर्मूला मिला, एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मिला। सो द स्टेटमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to the force, obviously external force applied, and this change occurs in the direction of force applied. The statement, rate of change of momentum, rate का मतलब होता है टाइम रेट। साइंस में जब कभी भी रेट ऑफ की बात आए फिजिक्स में, तो इसका मतलब होता है टाइम रेट, यानी चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं। और मोमेंटम इसलिए पहले बता दिया, मोमेंटम इज व्हाट, मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो तो उसकी मास चेंज नहीं होनी है, क्या चेंज होनी है? स्टेट ऑफ मोशन, दैट इज वेलोसिटी चेंज हो जानी है। तो फोर्स लगाने के पहले और फोर्स लगाने के बाद इनिशियल और फाइनल मोमेंटम, उसकी चेंज पर यूनिट टाइम कैसे होगा? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। और चूंकि मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम और फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन को भी मेंशन करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन किधर होगी ये चेंज? जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। तो स्टेटमेंट फिर से वही इंपॉर्टेंट की बात था। अब इसको शॉर्ट में अगर लिखे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है चेंज इन मोमेंटम अपॉन इस चेंज में कितना टाइम लगा। आगे स्टेटमेंट की बात थोड़ा और देखिए एक बार। फोर्स प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम टेकन। थोड़ा सिंबल की हेल्प लेते हैं। तो फोर्स का मतलब F हो गया, प्रोपोर्शनल फाइनल मोमेंटम P2 माइनस P1 अपॉन T। बेसिकली हम मोमेंटम को यहां पर P और P1 और P2 की बात नहीं करेंगे, हम इसे ले सकते हैं F प्रोपोर्शनल, क्या फॉर्मूला? मास इंटू वेलोसिटी। सो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। प्रोपोर्शन के साइन को हटाएंगे, क्या करना पड़ेगा? चेंज होके इक्वल में बदला। और मैथ्स में वेरिफिकेशन हो चुकी है, यूज कर चुके हैं, सीख चुके हैं क्या है। प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल में करोगे तो आपको उस साइड एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और बाकी चीजें एज इट इज है mv माइनस mu अपॉन t। डाल तो दिया कि इसकी डिस्क्रिप्शन आपको करनी पड़ेगी यहीं पे। वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ proportionality and in SI यूनिट। क्या कहा? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करके बार बार चेंज करके और चीजों को रिलेट कर दिया गया फोर्स और चेंज इन मोमेंटम में। तो ये जो कांस्टेंट मिला SI यूनिट में, इसकी वैल्यू आ गई 1। क्या मतलब हो गया भाई? F इज इक्वल टू mv माइनस mu अपॉन t। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। अगर आपके पास मास दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का, उस पे आपने फोर्स लगाया जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी u से चेंज होके v हो गई, और इस चेंज में टाइम इन्वॉल्व हुआ t। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। क्या मिला? F इज इक्वल टू mv माइनस mu अपॉन t, और F इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल ले, कॉमन ले ले, v माइनस u बाई टी। कुछ याद आ रहा है? यस। F इज इक्वल टू m इंटू ए। v माइनस u बाई टी की वैल्यू क्या होती है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ये, उसकी डेफिनेशन से जैसे भी उसका फॉर्मूला यहां पर बनता है। ठीक है, तो वर्ड में लिखें फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया, उस ऑब्जेक्ट का मास, और उसमें उस फोर्स की वजह से कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। बताया था आपको ये चैप्टर शुरू करने के टाइम में क्या भाई, कि पहले चैप्टर मोशन में हम लोगों ने एक्सेलरेटेड मोशन के अकॉर्डिंगली सारे फॉर्मूले को देखा था, इक्वेशंस ऑफ मोशन देखा था। ये हमने नहीं पूछा कि आखिर उसकी वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है। सेकंड चैप्टर में वो चीज आई, वो फोर्स की बात आई कि बगैर फोर्स के वो चीज नहीं हो सकती, यानी फोर्स वो एक्सटर्नल एंटिटी है जो उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। सो हियर द एक्सेलरेशन।
अब यूनिट की बात करें, पहले बता दिया कि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, चाहे फोर्स की बात करें, चाहे मोमेंटम की बात करें, चाहे एक्सीलरेशन की बात करें। अब यूनिट की बात यहीं से इस फॉर्मूले से, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, वहां पर पढ़ लिया था न्यूटन, लेकिन मैंने हर बार क्या कहा, अगर आपको नहीं याद हो तो फॉर्मूले को देखिए, स्टेटमेंट को देखिए, वहां से फॉर्मूला लीजिए और फॉर्मूले से यूनिट की बात कीजिए। क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का क्या होता है? केजी। मास ऐसा यूनिट केजी, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, ये है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑल्सो कॉल्ड और नोन एज न्यूटन। That is 1 Newton is equal to 1 kg into 1 meter per second square। ये बात हमारे पास आ रही है। आता है कई बार डेफिनेशन कि आप फोर्स की एसआई यूनिट को डिफाइन कीजिए, बस इसी को स्टेटमेंट व्हाट दे देना है। अ फोर्स इज सेड टू बी ऑफ 1 Newton if it produces an acceleration of 1 meter per second square when applied on an object of mass कितना? 1 kg, right? So this is the definition. ठीक है? Now the applications. एक्सप्लेन करने के पहले, लिस्ट बनाने के पहले फॉर्मूले को एक बार रिकॉल कर लीजिए। क्या है? F इज इक्वल टू एम इंटू ए, और वेरी मच F इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन होगा, एक्सप्लेनेशन जो होगी, एप्लीकेशन जो होगी, वो चीज देखिए क्या है। आप लोग क्रिकेट खेलते हो? यस। चलिए, कोई नहीं भी खेलता है लेकिन देखते तो होगे, अभी पीछे आईपीएल का पूरा बूम था। ओके, रिकॉल करें, अगर कोई फील्डर है, बैट्समैन ने जोर से बॉल को हिट किया और उस उड़ती हुई बॉल को या भागती हुई बॉल को उस फील्डर को पकड़ना है या कैच करना है, व्हाट इज द एक्शन? क्या कर रहा है वो? पीछे लोअर करना या पीछे करना अपने हाथ को बॉल के साथ। अगर यही रोक लेगा तो चोट लगेगी, कैच नहीं भी हो सकता, छूट सकता है। रीजन यहां पे आ रहा है, पहले लिख ले हम पहला एग्जांपल। अ क्रिकेटर लोअर्स हिज और हर हैंड्स while catching a fast moving ball। क्यों पीछे कर रहा है? आंसर यहां है। बॉल को पकड़ने में, बॉल जो इतनी फास्ट मूविंग आ रही है, उसके हाथ पे चोट यानी फोर्स दे सकती है। उस चोट की वजह से, उस फोर्स की वजह से वो इंजर्ड हो सकता है, भाग जाए। नहीं, टेक्निक यही है। अब इस टेक्निक को हम मैथमेटिकली या साइंटिफिकली कैसे एक्सप्लेन करें? बॉल की मास को वो चेंज नहीं कर सकता, फाइनल वेलोसिटी v जीरो ही होना है ताकि कैच हो सके, पकड़ में रह सके बॉल। दूसरा ऑप्शन नहीं है v जीरो के अलावा। इनिशियल वेलोसिटी बैट्समैन के हाथ में हो तो चाहेगा जोर से मार रहा ताकि बॉल की स्पीड देख के प्लेयर भाग जाए, मैं नहीं पड़ता बीच में, जा भाई चौके छक्के लगा ले। एम नहीं बदल सकता, वी का दूसरा जीरो के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है, यू फील्डर के हाथ में नहीं है,
तो क्या है, उसके हाथ में टी है। और बड़ी अच्छी बात है, टी की पोजीशन, टाइम की पोजीशन, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन मोमेंटम में टाइम की पोजीशन डिनोमिनेटर प्लेस पे। यस, जो फ्रैक्शन होता है उसका फाइनल आंसर, फ्रैक्शन का फाइनल आंसर जो एफ के रूप में यहां है, यह बहुत हद तक डिपेंड कर रहा है टी पे। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा पूरे फ्रैक्शन का आंसर उतना छोटा होगा, और डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा पूरे फ्रैक्शन का आंसर एफ के रूप में बड़ा होगा। तो वो क्या कर रहा है, लोअर हाथ नीचे करने में बॉल के साथ उसने टाइम को इंक्रीज किया टू स्टॉप, यानी वी जीरो करने के लिए। तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ गया तो चोट कम आएगी, फ्रैक्शन का आंसर दैट इज एफ कम लगेगा, सो ही इज सेफ और सी इज सेफ। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल बताइए कुछ और आपके दिमाग में है। व्हीकल्स आर प्रोवाइडेड विद सीट बेल्ट्स। अचानक से गाड़ी रुकी, कोलाइड हुई या कुछ भी हुआ, तो जो हम बैठे हुए अंदर में पैसेंजर्स, उसकी भी उस रनिंग कार की जितनी स्पीड उसकी भी है। कार में किसी वजह से ब्रेक लगी, कोलाइड हुआ, वो रुक सकती है अचानक से। जो बैठा हुआ पैसेंजर वो भी उसी झटके से, वो तो स्टेट ऑफ मोशन में है, उसके ऊपर तो ब्रेक या कोलिजन नहीं लगा, वो सीधे जाके डैशबोर्ड पे टकराएगा, इंजरी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो ये जो सीट बेल्ट है उसकी टाइम को इंक्रीज कर दे रहा है। जो अचानक से झटके के रूप में फोर्स लगेगी उसकी टाइम को इंक्रीज कर दे रहा है, इसका मतलब वो अब सेफ है। फिर से व्हीकल्स का एक और व्हीकल्स में, चाहे टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, कोई व्हीलर हो, उसके अंदर शॉकर, सिंपल वर्ड में जिसको एक्चुअली कहेंगे शॉक एब्जॉर्बर, वो फिटेड होते हैं। फिर से वही बात, चलते हुई गाड़ी के सामने कोई बम्प आ जाए, कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए, कोई खड्डा आ जाए, तेजी से जा रही है, उसमें वो झटके खाएगी, चोट लगेगी, कोलिजन होगी। वो जो है वो लगेगी तो व्हील पे, टायर पे, लेकिन उसका असर अंदर बैठे हुए पैसेंजर और दूसरे सोफिस्टिकेटेड कंपोनेंट ऑफ द व्हीकल पे हो सकता है, डैमेज ज्यादा हो सकती है। फिर से व्हील के ऊपर और मेन बॉडी के बीच में, व्हील और मेन बॉडी के बीच में ये शॉकर्स होते हैं जो उस झटके की, उस शॉक की इंटेंसिटी का टाइम बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो वहां का इफेक्ट होना है वो रिड्यूस हो गया, टाइम फिर से बढ़ गया। ठीक है, ग्लासवेयर या क्रॉकरीज आर रैप्ड विद वेस्ट पेपर और hay before ट्रांसपोर्टिंग। ये मैं पेपर कह रहा हूं, वेस्ट पेपर कह रहा हूं, है कह रहा हूं, लेकिन इसके अलावा थर्मोकोल की जैकेट्स भी होती हैं। जितने भी आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक गुड्स, जो इवन फ्रीज वगैरह भी, टेलीविजन भी, कंप्यूटर भी, या तो बबल रैप होता है या फिर थर्मोकोल की जैकेट्स के बीच में वो मेन मशीन होती है, डिवाइस होती है, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन में अगर कोई झटका लगे, अचानक से गिर जाए या कुछ ऐसी बात हो, तो जो गिरने से फोर्स का जो असर होता है वो मेन डिवाइस पे, मेन अप्लायंस पे उसका असर नहीं हो या बहुत कम हो, क्योंकि टाइम बढ़ा देता है फिर से उसकी प्रेजेंस। तो यहां जो एग्जांपल मैंने डिस्कस किया, इसमें हमने टाइम को बढ़ा के फोर्स की इफेक्ट को अल्टीमेटली रिड्यूस किया था। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जांपल हैं जिसमें मुझे फोर्स ज्यादा चाहिए, तो क्या करेंगे, टाइम को रिड्यूस कर दो। इट इज लाइक कराटे प्लेयर, टाइल्स एक के ऊपर एक 8-10 टाइल्स की एक बंच रखी हुई है। एक अच्छा जो कराटे प्लेयर है, एक्सपर्ट है, वो आता है, एक झटके में वो सारी टाइलों को तोड़ देता है।
मेरे को भी जोश आया, मैं भी सीखूंगा, मैं भी तोड़ूंगा। कर दिया भाई, सेटअप कर दिया अपने घर में, 4-5 बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को बुला लिया, मैं भी देखो तोड़ के दिखाता हूं। इकट्ठा किया, सही बात बता रहा हूं बचपन की, इकट्ठा किया सब 4-5, और फिर ये मारा, टूट गया। यस, हाथ, ये फिंगर यहां से देखो थोड़ा टेढ़ा है, ये टूट गया। क्या हुआ भाई, उसमें तो बड़े मजे से एक बार में तोड़ दिया था, और मेरा हाथ ही टूट गया। टाइल को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्या हुआ, बस वो टेक्निक, वो साइंस को मैं भूल गया था, या फिर मैं भी नहीं जानता था, अप्लाई नहीं किया मैंने। टाइम वहां कम देना था। कराटे प्लेयर ने यही ट्रिक सीखा था अपनी प्रैक्टिस से, कि उसने हिट करके इमीडिएट ऊपर उठाया था। तो चेंज इन मोमेंटम जो था वो तो वही है, लेकिन टाइम ऑफ कांटेक्ट काफी छोटा था, जिसकी वजह से फोर्स ज्यादा मिला उस बंच ऑफ टाइल को, वो टूटा। लेकिन मैंने वहां पे रोका, हिट किया बहुत जोरों से, एकदम उसी वहां तक के लिए तो सेम था, लेकिन मैंने वहां पे हाथ को अपना रोका, यानी टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया, जिसकी वजह से इंपैक्ट पूरा नहीं हुआ। वो हार्ड टाइल ने मेरी बोन्स की असेंबली को डिसेंबल कर दिया। सो दीज आर एग्जांपल्स इन आवर डेली लाइफ, किसके लिए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आने के पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अभी का जो ट्रेंड है क्वेश्चन का, उसमें क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ये जो टॉपिक बताने जा रहा हूं, वो लेस और मोर वहां पे आपको ये हेल्प करेगा। क्या कह रहा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कंटेन्ड इन न्यूटन सेकेंड लॉ। देखें इस डिस्कशन को, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या था भाई, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, थोड़ा और आगे जाए, इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी। करेक्ट है, ठीक है। फॉर सेकेंड लॉ से यह कैलकुलेशन का फॉर्मूला। अब क्या कहना है, इफ नो एनी एक्सटर्नल एंड अनबैलेंस्ड force is applied. No any external unbalanced force is applied, और अगर फोर्स अप्लाई भी हो, नेट फोर्स अप्लाइड इज जीरो। क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस। That is F is equal to 0, F net is equal to 0। क्या मतलब हुआ, F का फॉर्मूला क्या है, F is equal to m v minus u by t is equal to 0। दो फैक्टर है आपके पास, एक मास और दूसरा एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। दो फैक्टर हुए। कह रहा है कि इसका जो आंसर है, जो प्रोडक्ट है, वो जीरो है। कंसिडरेशन यही है कि F0 लिया हमने, बट m मास कैन नॉट बी जीरो। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी को कंसीडर करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ तो मास होगा ही, वो जीरो नहीं हो सकता। दो में से एक फैक्टर जीरो नहीं हुआ, जबकि आंसर जीरो है, इसका मतलब दूसरा v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अगर नेट फोर्स जीरो है, दो फैक्टर, एक फैक्टर जीरो नहीं हो सकता है, तो दूसरा फैक्टर जीरो। क्या बताया इसमें, v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये जो सिचुएशन है, उसमें क्या हो रहा है भाई, सो यहां से क्या मिलता है, इधर v इज इक्वल टू u, नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन
दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर v इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू 0, तभी इसका डिफरेंस 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी इज एट रेस्ट, और यही तो फर्स्ट लॉ है कि बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट और बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो वो तो आपने 0 है, फोर्स तो लगाया नहीं आपने। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो, नो एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, देन द बॉडी at rest remains at rest or the body in motion continues to be in uniform motion. That is the first law contained in second law. Verified. Okay. फ्रेंड्स, अब हम आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ने बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, चेंज अगर लाना है तो। सेकेंड लॉ ने बताया कितना फोर्स, उसकी कैलकुलेशन। अब थर्ड लॉ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देता है, कहता है कि ये जो फोर्स नाम की जो वर्ड एक आया है, ये बड़ा डरपोक टाइप की चीज होती है, अकेले नहीं आता। देखिए, अकेले नहीं आता है तो क्या होता है, स्टेटमेंट क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। छोटा सा नन्ना मुन्ना सा स्टेटमेंट, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं अलग से। स्टेटमेंट तो यही है, बस छोटा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहां जो वर्ड हमारा एक्शन और रिएक्शन की बात आई है, सो एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेस, नाम दिया गया। They occur in pairs, जोड़े में आएंगे, सिंगल नहीं आएंगे। बताया था सबसे पहले कि बड़ा डरपोक है। They are equal in magnitude but opposite in डायरेक्शन। इनकी जो अकरेंस होती है दो फोर्स एक्शन और रिएक्शन का, उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है एक दूसरे की। दे अकर साइमल्टेनियसली, एक ही साथ, सेकेंड फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का भी है फिर नहीं, एक ही साथ। दे अकर simultaneously on different bodies in contact। ठीक है, ये चीज। अब जैसे आपके एग्जांपल में क्या हम समझे, एक बॉल को लिया, रबड़ बॉल, क्रिकेट वाली रबड़ बॉल सिंपल वाली, उसको हमने सामने दीवार पे दे मारा, फेंका दीवार की तरफ, उसके बाद एक्सप्लेन करने लग गया। अचानक से वो बॉल जिसको मैंने उधर थ्रो किया था, वो मेरे सर पे या मेरे पीठ पे आके वो टकराया। भाई क्या हुआ, आपको तो मैंने उधर भेजा था, लौट कैसे आया? वो बोला सर मेरे को दीवार ने मारा, दीवार ने मेरे पे फोर्स रिएक्शन दिया। एक्शन जो बॉल ने दीवार पे लगाया और रिएक्शन जो दीवार ने बॉल पे लगाया, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये वॉल है हमारा,
और यहाँ पे बॉल ये जाके हिट किया और असर क्या हुआ, ये वापस इधर आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, फोर्स इक्वल तो है, जो बॉल ने वॉल पे लगाया और जो वॉल ने बॉल पे लगाया, इक्वल मैग्नीट्यूड है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है। अब केवल FF लिखेंगे तो ये क्लियर नहीं होगा कि विच फोर्स इज अप्लाइड बाय बॉल ऑन वॉल एंड विच वन इज अप्लाइड बाय वॉल टू द बॉल। थोड़ी सी इसमें स्पेसिफिकेशन करेंगे बाय अप्लाइंग सम नंबर्स सबस्क्रिप्ट। तो ये क्या दे, फोर्स ऑन बॉल बाय वॉल, वॉल को नंबर 2 दे देते हैं और इसको नंबर 1 नाम दे देते हैं। तो फोर्स ऑन बॉल बाय वॉल इज इक्वल टू -F21। इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखेंगे। इक्वल एंड अपोजिट, ये कौन सा फोर्स है, जो पहला लेटर आ रहा है, पहला जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर फोर्स लगता है, और बाद वाला जो नंबर है 2, इसमें उस पर फोर्स लगाया है। जिस पे फोर्स अप्लाई हुआ, एग्जैक्ट हुआ, उसका सिंबल या उसका काउंटिंग सबस्क्रिप्ट में पहले नंबर के तौर पे, और जिसने लगाया वो बाद में। यहां पर भी 2 मतलब जिस पे फोर्स लगा और 1 जिसने फोर्स लगाया। ठीक है, चलिए इसके एवरीडे एग्जांपल को हम देखते हैं। एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स ऑफ दिस थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नंबर 1, स्विमिंग, बोटिंग, रोइंग। स्विमिंग में क्या करते हो आप, वाटर बॉडी में गए, लेक में, आर्टिफिशियल लेक में, आजकल तो बहुत सारे ऐसे वाटर स्पोर्ट्स वाले हैं, गर्मियों में और ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, आप भी जाते हो। तो आप जब पानी में जाते हो और आपको पानी में आगे बढ़ना है, किसी स्विमर को आगे बढ़ना है पानी में, तो वो क्या करता है, वो पानी को अपने हाथ से या अपने पैरों से पीछे की ओर धकेलता है। पानी को पीछे पुश किया, अब पानी पीछे पुश हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसकी बॉडी आगे बढ़ गई। उसको आगे बढ़ने के लिए पानी को पीछे पुश करना होगा, और अगर उसको पीछे जाना है तो पानी को आगे पुश करना पड़ेगा। एक्शन रिएक्शन का पेयर। सिमिलरली अगर आप बोटिंग करते हो, आप रोइंग करते हो, तो लंबे से डंडी के दूसरी तरफ में, लंबी डंडी मजबूत के दूसरे हिस्से पे एक चौड़ा सा फ्लैप लगा है, आप उस फ्लैप से पानी को पीछे धकेलते हो। बोट में आप बैठे हो और पानी को पीछे धकेलते हो, तो क्या होता है, आपकी बोट आगे चलती है। आपने पानी को पीछे, एक्शन, पानी ने रिएक्शन दिया, आपकी बोट और उस पे बैठे हुए आप आगे मूव कर गए। एक्शन रिएक्शन का पेयर। तीसरा एग्जांपल देखें, चाहे वो दिवाली वाली रॉकेट हो या एक्चुअल साइंटिफिक रॉकेट, जिससे हम डिफरेंट टाइप के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट स्पेस में भेजने के लिए करते हैं। तो क्या है, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट। उसकी बॉडी में जो टैंक है, छोटा या बड़ा, दिवाली वाला या एक्चुअल वाला, उसमें फ्यूल भरा है। दिवाली वाले पटाखे वाले में बारूद भरा है। आपने उसको बर्न किया तो जो चेंबर है उसमें वो फ्यूल जलेगा, और जलने से बहुत सारी गैसेस, बर्न गैस प्रोड्यूस होगी। उसको ज्यादा स्पेस चाहिए गैस को, उसके निकलने के लिए एक छोटा सा नोजल नीचे की तरफ। तो छोटे से नोजल से बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा प्रेशर से, बहुत ज्यादा फोर्स से वो गैस निकलेगी, बर्न गैसेस, जो सराउंडिंग एयर पे फोर्स अप्लाई करेगी। इसके जवाब में एयर ने, सराउंडिंग ने उसको रिएक्शन देना है, वो रॉकेट ऊपर लॉन्च करेगी। सिंपल एक बैलून ले लेते हैं, उसमें हवा भर दिया और गांठ लगाने के पहले आपके हाथ से छूट गया। बैलून किधर भागती है, जिस साइड से हवा भरी आपने वहां गांठ नहीं लगाई, अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में नाचता हुआ वह बैलून भागता है। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहां पर हम देखते हैं। यू कैन बिलीव कि हमारा जो चलना है, जो दौड़ना है, यहां पर भी साइंस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पहले एक डायग्राम की हेल्प से देखें हम।
चलने के प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले आपने अपनी एंकल को मस्कुलर फोर्स से ऊपर उठाया, यहां पर इन्वॉल्व हुई, जो आपकी एंकल उठेगी वो मस्कुलर फोर्स से ऊपर उठेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, ऊपर उठेगी। स्लो मोशन, थोड़ा सा एकदम डेडली स्लो मोशन में इमेजिन करो, आपका ये वाला पोर्शन, एंकल पोर्शन ऊपर उठा, आपका टो अभी भी ग्राउंड की कांटेक्ट में है। और एक्चुअल कहानी यहां से शुरू होती है, आपके टो ने, ये जो आपका टो वाला पोर्शन है, थोड़ा टिल्टेड पोजीशन हो रही है, इसने ग्राउंड पे ये फोर्स लगाया, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ग्राउंड बाय टो। इसके जवाब में ग्राउंड ने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दे दिया, फोर्स एक्सर्टेड ऑन टो बाय ग्राउंड। इसने केवल ऊपर उठाया और इस रिएक्शन ने आपकी पांव को आगे, उठा हुआ पोर्शन आगे बढ़ा, वो फिर बैलेंस करके आपने स्टेप आगे बढ़ाया। फिर यही काम पिछले वाले लेग के साथ, इस ढंग से आप आगे बढ़ते हो। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए इसकी अपोजिट वाली बात देख लें, कहां पर हम कंफर्टेबली नहीं चल पाते हैं, नहीं दौड़ पाते हैं, सी शोर पे, यानी जहां पे जो ग्राउंड है इट इज नॉट हार्ड इनफ, बहुत सॉफ्ट है, रेत है, सॉफ्ट मिट्टी है, सॉइल है, वहां पर आप तेजी से भाग या दौड़ नहीं सकते हो। क्या होता है, यही पोर्शन यहां तक कॉमन है, लेकिन यहां वाली बात में डिफरेंस आ गई। आपका टो जो है वो फोर्स देगा ग्राउंड पे, लेकिन वो वाली सॉलिड बॉडी सिंगल नहीं है, वो छोटे छोटे बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स या सॉफ्ट सॉइल पार्टिकल्स से बना हुआ है। आपका फोर्स वहां लगा, वो फोर्स छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। रिएक्शन जो आया वो साइमल्टेनियसली सभी पार्टिकल ने एक साथ मिलकर एग्जैक्टली अपोजिट नहीं दिया, रिजल्टेंट आपका पांव धंसेगा, आपको प्रॉपर थ्रस्ट, उछाल नहीं मिल पाएगा, धंसेगा आपका पांव, आप कंफर्टेबल नहीं चल पाओगे। सो प्रैक्टिकल अप्रोच आपने देखा इस चीज को। एज वेल एज एक और एग्जांपल है, 15 अगस्त 26 जनवरी को आपने देखा होगा, तोप से, आर्टिलरी से कैनन छोड़े जाते हैं, सलामी दी जाती है, वो बीच बीच में कभी कभी दिखाते हैं। क्या होता है, जब कभी भी कैनन को ट्रिगर किया जाता है, कैनन आगे जाती है, लेकिन पूरी की पूरी आर्टिलरी जो है वो पीछे झटका खाती है। बड़ी राइफल या गन या इवन छोटी रिवॉल्वर के साथ भी यह कंडीशन हो सकता है कि जब कभी भी हम फायर करते हैं, बुलेट तो आगे जाएगी, लेकिन वो पूरा सिस्टम जो गन का है, जो रिवॉल्वर का है, वो पीछे झटका खाएगी। आपको संभल के फायर करना है, वरना संभले नहीं रहोगे, प्रॉपरली फर्मली उसको होल्ड करके नहीं रखोगे, तो निशाना तो चुकेगा ही, एज वेल एज आप चोट खुद खा सकते हो। जो पीछे झटका खाती है वो गन, इसको कहते हैं रिकॉइल ऑफ अ गन, रिकॉइल ऑफ अ गन। ये गन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपने फायर किया, बुलेट आगे गई, बुलेट, इसका मास काफी छोटा है, स्मॉल एम ले रहे हैं, और इसकी वेलोसिटी अगर v ले लेते हैं बुलेट का, ठीक है, बुलेट के लिए, और जो गन है ये बड़ी है, बुलेट के कंपैरिजन में हैवियर है, इसका मास कैपिटल M, और जो पीछे वेलोसिटी मिली, थ्रस्ट मिला, उसको कैपिटल V ले लेते हैं। तो रिकॉइल ऑफ गन मतलब बैकवर्ड वेलोसिटी ऑफ गन व्हेन फायर्ड, V लेटर, कितना पीछे झटका खाएगी, V इज इक्वल टू -mv अपॉन कैपिटल M। V रिकॉइल वेलोसिटी या रिकॉइल ऑफ गन कहलाती है,
गन कितने वेलोसिटी से पीछे झटका खाएगी उसकी कैलकुलेशन एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है आपका। सावधानी रखनी है कि सारे डेटा वहां पर हो सकता है मिक्स्ड यूनिट में हो, आपको सभी को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके फिर डालना है। माइनस साइन बताता है कि बुलेट की वेलोसिटी और गन की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। एक्शन रिएक्शन का ये भी एक एग्जांपल होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ की एप्लीकेशन का यहां भी एक एग्जांपल है। कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, राइट। तो ये हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यहां कंक्लूड होता है। इसके साथ हमारा सेपरेट क्लास न्यूमेरिकल्स के लिए प्लीज वॉच एंड रेगुलर ध्यान रखें, सब्सक्राइब करें द लर्निंग हाइव हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे ऐप पे, और कंटिन्यूटी में रखें। और जब कभी भी कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है, जस्ट गिव अ मैसेज। थैंक यू।